उपन्यास कसब, फाइल संख्या 10। शास्त्री जी, आप अपनी पोथियां बिसराकर बहुत दौड़ने धूपने वाले, सोचने सुझाने वाले व्यक्ति की भूमिका में प्रीतिकर लग रहे हैं मुझे। श्रवण सुख प्राप्त कर रहा हूं मैं इस बेला आपके मुंह से वो कुमाऊनी सुनकर, जिसके लहजे में आपके वाराणसी होने का स्पष्ट प्रमाण है। ली हालो, दी हालो, करी हालो, ऐसा उच्चारते हैं आप पंडित प्रवर ली हालो, दी हालो, करी हालो को। काशी की गंगा का चौड़ा पाठ है आपकी मात्राओं में, सकरी पहाड़ी नदी का झटका और अटकाव नहीं। जो हो, पूछ आप समझदारों वाली बातें ही रहे हैं। ले लिया, दे दिया, कर दिया। बेटी के विवाह की तैयारी चल रही है, आपको इस प्रकार की चिंताएं होना स्वाभाविक है। इन चिंताओं में लीन अगर आप यदा कदा कुमाऊनी और हिंदी के बीच का स्वर भी साधे ले रहे हैं, तो आपकी बहुएं सालियां भले ही आंचल दांतों में फंसाकर मुस्कुरा रही हो इतना सा, मैं निरंतर गंभीर बना हुआ हूं। नहीं, आप कहिए शौक से, अरे भाई क्या नाम उदय सिंह जीव, आलू का बोरा मंगवे हालो। वैसे ही समझता हूं शास्त्रानी जी भी आपसे ठीक ही कह रही हैं। आप ये सब चिंताएं छोड़कर वहां हवा घर में पत्र पत्रिकाएं लेकर बैठे रहें आराम से, या फिर अपने अध्ययन कक्ष में जाकर राम और सीता के विवाह का वर्णन पढ़ें। वो ऊंची चीज है। यहां यह है कि आप ना चाहते हुए भी उन लोगों के आड़े आ रहे हैं जिनके लिए ये सब किसी नाटक की भूमिका नहीं, कई बार देखा भाला किया हुआ काम है। अब इसी आलू का बोरा मंगवे हालों का थोड़ा विचार कर लीजिए। जो बात आप उदय सिंह से कह रहे हैं, वही अब से 15 मिनट पहले त्रिलोक सिंह से कह चुके हैं, और कल शाम निरंजन साह जी आपसे कह गए हैं कि 1 बोरा आलू मैं भिजवा दूंगा। अब आप कुल मिलाकर कितने बोरे मंगवाना चाहते हैं? फिर शास्त्री जी, रुपए पैसे का हिसाब रखना भी आपको नहीं आता। सच तो ये है कि आप जितने वाराणसी शास्त्री हैं, इस मामले में सिफर हैं। किसको क्या दिया, क्यों दिया, कब दिया, ये सब भूलते रहते हैं। शास्त्रानी जी ने अपने छोटे भाई को बुलाकर गलत नहीं किया है। कई विवाहित आयुष्मतियों और चिरंजीवियों का पिता, आपका बड़ा साला चिरंजीव श्यामाचरण इन कार्यों में दक्ष है। आप सब उसके भरोसे छोड़ दीजिए। अभी तो शादी को 3 हफ्ता है। अगले हफ्ते आपके लायक बेटे आ जाएंगे और सब संभाल लेंगे। इस बीच आपकी घरवाली के भाई बहन आ ही गए हैं। अच्छा ही है जो शास्त्रानी जी इन्हें बुलाती रहती हैं अक्सर। एक तो इससे आपके गोलोकवासी पिताजी की आत्मा को शांति मिलती है, और दूसरे आपकी गिरस्ती में शांति रहती है। अभी 3 हफ्ता है शास्त्री जी, और लोग लुगाइयों ने आ आकर पूछना शुरू कर दिया है, हमारे लायक कोई काम है? इस ओर जब भी वे निकलते हैं खुटकुणी भैरव या पाताल देवी का दर्शन करने, तो आपके घर की भी घंटी बजा ही जाते हैं नियम से। शास्त्री जी, अगर आपको निठल्ला बैठना ही साल रहा हो, तो बैठक में आसन जमाइए, आने जाने वालों से मिलिए, और बीच बीच में वहां से चाय नाश्ते के लिए आवाज लगाइए। वैसे इस काम के लिए शास्त्रानी जी का दूसरा भाई चिरंजीव कालीचरण बैठा हुआ ही है। इसी शहर का है, सब लोगों को जानता है। इतने वर्ष अल्मोड़ा में रह जाने के बाद भी आपकी स्थिति ये है कि कोई आकर आपसे नमस्कार कहता है तो आप सीधे भीतर चले आते हैं ये कहने के लिए कि कोई आकर आपको बताए कि आगंतुक कौन है। लोग बुरा मानते हैं शास्त्री जी, आपके उन्हें इस तरह भूलते रहने का। यहां का तो रिवाज ये है कि एक बार का देखा हुआ चेहरा जन्म भर याद रखो। आपका नाम, बाप का नाम, मामा का नाम समेत। आप पंडित हैं, विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, और आपकी घरवाली मानने बरतने में आपकी सारी कमियां पूरी कर देती है, इसलिए वे बुरा नहीं मानते। इसीलिए परलोक विशेषज्ञ, तेरा ध्यान इस ओर भी नहीं गया। इसीलिए वे आपके समक्ष उपस्थित होते ही नमस्कार के साथ साथ ऊंची ऊंची आवाज में परिचय देने लगे हैं। यथा
मैं कौस्तुभ, मल्ला गली के त्रिलोचन जी सदर अमीन का बेटा, और आप पढ़ने वाली ऐनक उतार कर देखने वाली ऐनक चढ़ाकर विनोदी वृद्ध की भूमिका में कहते हैं, आंखें कमजोर जरूर हो गई हैं भाई, कान तो ठीक है अभी, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, लीलांबर वकील के छोटे भाई हो ना। और वो थोड़ा मुस्कुराता है तो आपके विनोदी स्वभाव पर नहीं, भुलक्कड़पन पर ही। नीलांबर दा मेरे काका त्रिलोचन जी हेडमास्टर साहब के बेटे ठहरे, मेरे कजिन हुए वो। नहीं, आप बैठक में आसन ग्रहण करने का प्रस्ताव भी रद्द समझ लें। कुछ ज्यादा ही त्रिलोचन, तारादत्त, भोलादत्त, नंद किशोर, भुवन चंद्र, पूरन चंद, हरीश चंद्र है इस नगर में। शास्त्री जी, मेरे विचार से आप वहां हवा घर में ही जा बैठिए। उसके पास ही बिलैती खुमानी के पेड़ के नीचे फूलों की क्यारियों की पृष्ठभूमि पर अंकित है 2 किशोरियां, गंभीर मंत्रणा लीन। क्या समझ समझा रही हैं गुड़िया और बेबी एक दूसरे को वहां, सबसे दूर, कानो कान। लड़कियां आपके विचार से करती ही हैं इस तरह की गुप्त मंत्रणाएं विवाह से पूर्व। कहिए गुड़िया रानी, आप कह रहे हैं उसका गाल नोचते हुए। कहिए 70 चूहे खानी, क्या मंत्र दे रही है मैत्रेयी को, हैं? ये गुड़िया रानी का लजाना है शास्त्री जी, या इसे अपराध बोध का लक्षण माना जाए? और ये बिटिया रानी आपकी वही इधर विकसित हुई धीर गंभीर मुद्रा क्यों धारण किए हुए है? मैत्रेयी बच्ची, आप पूछ रहे हैं, मीना काम वाला सेट देखा, पसंद आया? हाँ, वो कहती है साड़ी का पल्ला गर्दन से नीचे खींचते हुए। आप देख रहे हैं शास्त्री जी, इस गदोली की छोटी उंगली को जो थोड़ी सी मुड़ी है, जो इसने क्रिकेट खेलते हुए तोड़ ली थी। क्रिकेट? शास्त्री जी, क्या ये गंभीरा वही क्रिकेट खेलने वाली कन्या है? शास्त्री जी, अब आपका इसका संवाद यहीं तक कैसे सीमित हो चला है कि आप पूछे पसंद आया और ये कहे हां, न उत्साह से न व्यंग से, सर्वथा सपाट बयानी में हां। जब आपने इसे फोटो खिंचवाने के लिए कहा था, तब भी इसने इतना ही पूछा था आपसे। तुम भी यही सोचते हो मैत्रेयी की शादी हो जानी चाहिए अब? बदनामी से बचने का इससे बाहिक कोई उपाय नहीं ठहरा। शादियां बदनामी से बचाने को ही की जाती हैं। नहीं, मैं गलत कह गया। उसने पूछा नहीं था आपसे, एक तरह से कहा था आपकी ओर से अपने को। पूछा होता तो आपके उत्तर की प्रतीक्षा करती। उसी रॉ में ये भी क्यों कह देती, तो ठीक है, बुलवाओ फोटोग्राफर। और उसके बाद से कैमरे को दी गई उसकी एक अर्थवान मुस्कान के अतिरिक्त इसके चेहरे पर कहीं कोई भाव नहीं आया है। कोरी साफ स्लेट है ये चेहरा मेरा पिता, और इस पर मैं कुछ नहीं लिखूंगी तेरे हित, और कुछ भी नहीं लिखने दूंगी तुझे भी कि तू मुझ पर अपना लिखा हुआ कुछ बांच कर तोष कर सके। नहीं, मैत्रेयी अनशन नहीं कर रही है, कोप भवन में नहीं बैठी है, चीख चिल्ला नहीं रही है, कहीं भाग नहीं गई है। ये है ये मैत्रेयी, तुम्हारी बेटी, देहरी पूजे बिना थोड़ी जाएगी। देखो, तुम कह रहे हो घाघरे अंगड़े के लिए तेरी बरेली वाली भावच को लिख दिया था, वहां अच्छा बनता है। वो कह रही है हां। इसी हां में तुम हुंकार कैसे सुन ले रहे हो पिता? इसी हां में तुम अपने अस्तित्व का नकार कैसे पकड़ ले रहे हो? और यहां पुत्री के समक्ष अपनी अस्मिता के भयावह लोप से ब्रह्म बेतार पर आती कर्ण कटु कड़कड़ाहट से बचने के लिए तुम अब चले आए हो इस रसोई में, भोजन इंचार्ज पूरन भ्राता से बातें करने और कहने कि हम समझते हैं एक बोरा आलू आप मंगाकर रख लें तुरंत। पूरन भ्राता मंद मुस्का रहे हैं तुम पर, बता रहे हैं कि आलू पर्याप्त हैं भंडार में। थोड़ा परिहास सा करते हुए कह रहे हैं, रिश्ता वो आपसे साढ़ू वाला निकाले हुए हैं। शास्त्री महाराज,
इस शहर में जितने भी रिटायर्ड विद्वान हैं, उन्हें हमने अलग अलग चीजों का एक्सपर्ट मान लिया है। किसी को अर्जी ड्राफ्ट करने का, किसी को फाइनेंशियल हैंडबुक समझाने का, किसी को कानूनी सलाह देने का। मेरे जैसे वकील यहाँ अपने को भट्टी में झोंके हुए हैं तो इसलिए ना कि आपके बिरादर प्रेम बल्लभ जज साहब यहाँ मुफ्त कानूनी सलाह देने वाले विशेषज्ञ मान लिए गए हैं। आप हैं शास्त्री जी शास्त्र एक्सपर्ट। शादी में पंडित लोग कोई गलती न करें, जल्दबाजी न करें, उच्चारण शुद्ध हो उनका, ये सब देखना आपका काम होगा। रसोई तो मैं संभाल लूंगा। ठीक कहते हैं प्रूरन भ्राता, आखिर माने हुए रसोई विशेषज्ञ हैं नगर के। आप तो इसी काम के हैं यहाँ वालों के लिए कि वे कर्मकांडी संबंधी कोई गुत्थी लेकर आपके पास आए और आप अपना जवाब वैसे तो से शुरू करें। वैसे तो बहुत जटिल है, दुसाध्य है शास्त्रोक्त विधान। वैसे तो से शुरू करें बात, और किंतु इस कलयुग में आपद धर्म में पर तोड़े तान थोड़ा सा मुस्कुराकर, अर्थात हमने तो भाई वो सब निभाया, गुरुजनों का आग्रह था, अपनी आस्था थी, सुविधा भी थी हर प्रकार की, सस्ते का जमाना था। लेकिन अगर आप दो एक मुख्य मुख्य बातें कर लें श्रद्धा पूर्वक, तो परमात्मा उसे ही पर्याप्त समझ लेगा। कलयुग का परमात्मा जो है। शास्त्री जी, अब आप खड़े हैं इस दाड़िम के पेड़ के नीचे। ये पेड़ कुछ याद दिलाता है आपको? क्यों खड़े हैं आप यहां ठगे से? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि पिता की आज्ञा का पालन करने का वो जो विधान है ना, जिसका दुनिया जानती है, आपने इसी नगर में वर्षों पहले आदर्श रीति से निर्वाह किया, अपनी परिचिता कन्या के द्वार तक वर वेश में पहुंचने के बाद भी उसे न ब्याह कर, क्या इस कलयुग में उसे आपद धर्म में बिसराया नहीं जा सकता? शास्त्री जी, आपके शास्त्र प्रेम के धर्म को आपद धर्म मानते हैं कि नहीं? कथा नायिका अकेली बैठी है, बतिया रही है अपने से। गुड़िया कह रही थी कि मैं सिरफिरी बात कह रही हूं। अब सीधी बात से कुछ हो ही नहीं रहा है, तब सिरफिरी बात ही करनी हुई ना। सीधी बात को जो सिरफिरे मानने वाले ठहरे, उन्हें सीधी बात समझाने के लिए सिरफिरी बात ही करनी ठहरी। मैंने कुछ कहा क्या इनसे? शादी की कोई बात की क्या? फिर मैंने तो इतना ही कहा ठहरा, अभी मेरी शादी मत करो किसी से भी। इन्होंने कहा, नहीं, तेरी शादी करना जरूरी है बल, बदनामी से बचने के लिए। जब थोड़ी बदनामी में मेरी शादी उस तिलकपुरिये से करनी जरूरी हो जाने वाली हुई, तब पूरी बदनामी में मेरी शादी किससे होगी बता तो? करो बल शादी की तैयारी। मैं हर चीज में हां हां करती जा रही। करो बल तैयारी। शादी तो होने ही वाली है। थोड़ी बदनामी वाली होती है या पूरी बदनामी वाली, यही देखना है। क्यों, मैं पूरी बदनामी कैसे नहीं करा सकने वाली हुई? देखो, चेलियां तो जहर खा लेती हैं, कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जल रहती हैं, साड़ी का फंदा डालकर दुंदार से लटक रहती हैं, फाल मार देती हैं ताल में चेलियां। मैं बदनामी वाली शैतानी भी नहीं कर सकने वाली हुई। देखो, पूरी बदमाश हूं मैं, बदमाश। हाँ फिर मैं जाऊंगी अगले हफ्ते गड़ानाथ, यहां आई लड़कियों के साथ। मैंने कह दिया है गुड़िया से, लिख दे उस लाटे को, मिलना हो तो गड़नाथ पहुंच जाए 20 तारीख को, किसी भी हालत में। गुड़िया कह रही ठहरी, कैसे आएगा? कितने कम दिन हैं, कब उसे चिट्ठी मिलेगी, कब वो बंबई से कैसे गड़नाथ पहुंचेगा? और बंबई में है भी जने नहीं, मद्रास में हुआ तो? मद्रास का पता ही नहीं मालूम। अरे आएगा कैसे नहीं, वहां जो बैठ रहा गणनाथ के मंदिर में उसका बड़बाजू शिवजी महाराज, उसके बुलाने पर कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा तो देखो मैं क्या करूं। मैं जो थोड़ी हो सकने वाली हर जगह उसकी नुमाइंदा लाटा। वो आएगा कैसे न कैसे, यही जानकर यहां इस कमरे में जहां वे बैठा गए हैं मुझे इन गहनों का ध्यान धरने को। मैं उठा रही ये हार,
पहन रही मैं इसे, देख रही ऐने में, जमा रही इसे ठीक से अपने इन चोप बुबुआओं के बीच, कह रही इस लड़की से, इस घोड़े की जीन से, ठहर चेली ठहर, मैं ऐसी बदमाशी करूंगी ना तुझसे, तू सिसकारती रह जाएगी। मुझे यहां कोई देख जो थोड़ी रहा, मुझे बस वो देख रहा, वहां वो लाटा। इस कथा नायिका को संप्रति न देखना ही उचित होगा। एक विमान उड़ता है सांता क्रूज बंबई से, उतरता है पालम दिल्ली पर। एक टैक्सी चलती है हल्द्वानी से, पहुंचती है सांझ ढले कोसी पर। चाय की दुकान वाला उसे समझाता है कि अब गणनाथ पहुंचने की कोशिश करना बेकार होगा, या तो यहीं रुक जाएं या फिर अल्मोड़ा चले जाएं और सुबह वहां से आएं। टैक्सी तो आपको रणमण तक ही ले जाएगी, आगे पैदल का रास्ता है, चढ़ाई ही चढ़ाई है सारी। जाड़ों की रात का मामला, जंगल की बात, मेरे ख्याल से तो आप अल्मोड़ा ही चले जाएं। नहीं, डीडी अल्मोड़ा नहीं जाएगा। 20 तारीख आज ही है ना? 20 तारीख को किसी तरह गणनाथ पहुंचने के लिए ही तो उसने विमान का टिकट लिया, टैक्सी की। साहब, ऐसा क्या है गणनाथ में जो 20 तारीख को ही हो सकता है? आज कोई तीज त्योहार का दिन भी नहीं है। मंदिर जाने के लिए तो कल का दिन अच्छा है, सोमवार। वहां मंदिर के अलावा है ही क्या? वहां कुछ है जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिसकी खातिर जेब खाली करने पर उतारू होकर चल पड़ा था नायक कि लौटते हुए कोई जरूरत हुई तो पैदल ही आ जाऊंगा बंबई तक। जिसे मद्रास से लौटने पर 19 की सुबह संदेश मिला हो, वो 20 को गणनाथ ऐसे ही पहुंच सकता था। टैक्सी वाला आगे जाने को तैयार नहीं। रणमण में वो कहां काटेगा रात, क्या खाएगा? नायक ने अनुरोध किया है रणमण तक छोड़ आए, फिर सोने के लिए अल्मोड़ा चला जाए। चाहे तो हल्द्वानी अल्मोड़ा हल्द्वानी सारा पैसा यहीं से ले ले उससे। टैक्सी वाला मान गया है, कह रहा है, आप कोई मानता माने हुए भगत हो शायद। नदी के पार है चढ़ाई, अंधेरा घिराया है, जाओगे भगत? वहां रहने वहने की कोई जगह नहीं है खास। एक जंगलात वालों का डाक बंगला है, उसका भी चौकीदार पता नहीं वहां मिले कि नहीं। मानोगे नहीं भगत? मैं देख रहा हूं तुम्हारे ये पांव गोल बड़े पत्थरों पर टेक खोज खोज कर नदी पार करते। देख रहा हूं हथेलियों से ऊपर खींचे जाने के बावजूद भीगते जाते तुम्हारे पांचे। मैं सुन रहा हूं तुम्हारे साथ फेनिल नदी की शू शू। मैं जानता हूं कि इस आवाज को कुमाऊनी में सुसाट कहते हैं। मुझे पता है तुमने इसी शीर्षक से एक प्यारी प्यारी सी उदास उदास सी कहानी लिखी थी, जिसे भैरव प्रसाद आदि प्रयागवासी प्रगतिशीलों ने सराहा था। लेकिन एक अन्य प्रगतिशील प्रकाश चंद्र गुप्त ने शंका उठाई थी कि प्रगतिशील साहित्य में उदासी के लिए इतना स्थान हो सकता है क्या? मैं तुम्हें देख रहा हूं संभलते संभलते भी गिर जाते हुए, और मैं अनुभव कर रहा हूं तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारी जुराबों का ठंडा गीलापन, तुम्हारे जूतों की फचफच, तुम्हारी कोहनी पर पत्थर से लगी खराश की चिंचिनाहट। तुम चढ़ते ही जा रहे हो चढ़ाई, थके मांदे, धूल पसीने से पुते, कभी किसी पेड़ की उभरी जड़ से ठोकर खाते, कभी कहीं खड़े होकर सिगरेट पीते और झिल्लियों का स्वर सुनते, अपने हृदय की धड़कनें सुनते। खल रहा है अंधेरी रात का ये अकेला सफर। टॉर्च भी तो नहीं, पानी की बोतल भी तो नहीं। सुनो सुनो, चुप हो गए हैं झिंगुर। निस्तब्धता पर फिसलता आ रहा है कोई मानवीय स्वर। उधर देखो, दिख रही है अंधेरे पर कहीं चमक खोए सल में सितारों सी टंगी ये रोशनियां। यही होगा ओलिया गांव। यहीं चले आओ रात बिताने। इससे आगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। किंतु माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप कहते हो तुम, और चलते ही जाते हो।
आत्मचिंतन लीन जंगल को चौंकाते हुए गाते हो, ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना। जबकि जाड़े की इस रात में ऐसा कुछ नहीं जिसे स्मरणीय कहा जा सके। तुम गाते हो और झींगुर चुप होकर सुनते हैं तुम्हें। और ये तो तुम हद ही कर रहे हो, जानते नहीं कि क्या कह रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हर उपलब्धि, हर कीर्ति भुला दूं, और केवल यही ना भूलूं कि तुम बीतते नवंबर की एक रात भीगे कपड़े और जूते मोजों में चढ़े थे रणमण से गणानाथ तक, क्योंकि किसी ने तुम्हें बुलाया था। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम हंस नहीं पा रहे हो अपने इस आश्चर्यजनक अनुरोध पर। मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इस बंद विश्रांति घर के ताले को झकझोर चुकने के बाद, चौकीदार चौकीदार चिल्ला चुकने के बाद, अब ठंड में ठिठुरते हुए, बैग से निकालकर पानी में भीगे हुए बिस्कुट खाते हुए, ये मानते हुए कि तुम्हें यहां बुलाकर उसने एक और यादगार मजाक किया, इस तरह हंस रहे हो दहाड़ दहाड़ कर कि धोखा होता है, रो रहे हो। शाम को ये लोग पहुंची थी यहां। रास्ते भर वो सबका मनोरंजन करती आई। उसके साथ आई पड़ोस की लड़कियां, ममेरी चचेरी बहनें संतुष्ट हुई कि इधर बिल्कुल सिकुड़ सिमट सी गई बेबी अब फिर खेल उठी है। गुड़िया नहीं आई है उसके साथ। गुड़िया को डर लगा। अब जंगलात वालों का डाक बंगला बंद था, इसलिए गणानाथ से थोड़े नीचे गिरवाण दत्त जी के स्कूल में डेरा किया है उन्होंने। बेबी रास्ते भर मुड़ मुड़ कर कुछ देखती आई। बेबी स्कूल के अहाते से निकलकर कभी इसके या कभी उसके साथ ऊपर घूमने गई है कई बार। साथ में आए उदय सिंह के बनाए पूरी और आलू के गुटके खाने के बाद लड़कियां कक्षा 7 के फर्श पर खुले पड़े हॉलडालों में घुस जाना चाहती थीं, लेकिन बेबी ने आग्रह किया कि बाहर खुले में बैठेंगे आग जलाकर और वहीं चाय बनाएंगे। लड़कियों की देखरेख के लिए उदय सिंह के अतिरिक्त साबुली कैजा भेजी गई हैं, जो बाल विधवा हैं, बुढ़िया हैं, प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका रही हैं, मस्त मौला हैं और लड़कियों को, खासकर बेबी को बहुत पसंद है। उदय सिंह चाहता था लड़कियां सो जाएं, लेकिन बेबी ने साबुली कैजा को कैंप फायर के लिए राजी कर लिया है। इस कैंप फायर में सबसे ज्यादा धमा चौकड़ी साबुली कैजा ही कर रही हैं। उन्हें सिनेमा के सारे गाने याद हैं, लेकिन गलत सलत, एक में दूसरे को मिला देती हैं। कहीं कहीं वो हिंदी गाने में अंग्रेजी के कोई शब्द अथवा कुमाऊनी की कोई पंक्ति ठूंस देती हैं। श्रावण के नजारे हैं लाला लाला वो गाती हैं और फिर मुंह से साइकिल की घंटी बजाती हैं। लड़कियां लोटपोट होती हैं। श्रावण के नजारे हैं लाला लाला, लाल ज्यों हो सनलाइट सापण किले नी दिण्या वो गाती हैं और लड़कियां हंसी से दोहरी होती हैं। श्रावण के निझारे हैं ब्रिंग 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 वो गाती हैं और एक दूसरे पर गिरती पड़ती लड़कियों को धराशायी कर जाती हैं साइकिल की आवाज जोड़कर, ट्रिंग 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 ट्रिंग। कसो कसो पूछती है हंसी के सागर से उबरती लड़कियां, किस तरह से था वो ब्रिंग 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 ब्रिंग? लेकिन नहीं, साबुली कैजा के पास आइटमों का विशाल भंडार है। वो किसी आइटम को दोहराती नहीं। अब ये दिखा रही हैं 2 गानों को मिलाने का करतब। उड़न खटोले में उड़ जाऊं, एक गीत सुनाता जाऊं। और अब हिंदी गाना अंग्रेजी में, दैट मैन कमिंग ही विल कम, विल कम ही विल कम। और अब सहगल, खटमल आए बसो खटियन में। अब फरमाइश पर एक और आइटम, क्या वाला साबुली कैजा, क्या वाला? मुझे सच सच बताना, क्या? वो गाती हैं और आदेश देती हैं। क्या पूछो चेलियों? क्या? पूछती हैं लड़कियां सामूहिक स्वर में। ऐसे नहीं, वो टोकती हैं, खुद पूछकर बताती हैं बहुत प्यार भरे स्वर में। क्या? क्या? हंसते हंसते पूछती हैं लड़कियां वैसे ही कि किस बिल में हग आए थे,
पंक्ति पूरी करती हैं साबुली कैजा और लड़कियां लोटपोट होने लगती हैं। तुम्हें कुछ याद होगा, वो गाती हैं। क्या? पूछती हैं लड़कियां एक दूसरे की पीठ पर धौल जमाती हुई। बहुत ठुरका रहे थे तुम, गाती हैं साबुली कैजा और लड़कियों को हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाता है। बगड़गांव से लेकर बरकले तक अपान वायु आदि का उल्लेख क्यों सबसे बड़ा मजाक माना जाता है, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन माना जाता है इस विषय में सभी मस्खरे आश्वस्त हैं। साबुली कैजा भी हैं और उनका ये क्या वाला पूरा आइटम उसे समर्पित है जिसे हिंदी के सुधी समीक्षक भदेस कहते हैं। अस्तु उसे आगे उद्धृत न करना ही ठीक रहेगा। उन सुधी समीक्षकों से यही विनती कर सकता हूं कि अगर बाल विधवा बदसूरत साबुली कैजा ने इसी सब से अपने लिए एक जगह बना रखी है स्त्री समाज में, तो उसे बनी रहने दें। बाकी आप तो जुटे ही हैं श्रेष्ठ हास्य देने में हिंदी साहित्य को। बेबी हंस रही है खूब, लेकिन बीच बीच में उठकर ऊपर की तरफ देख रही है। हालांकि इस अंधेरे में अब नजर क्या आता। मैं तो चली रे बंगाल सिन पढ़ने, गा रही है साबुली कैजा और नाचती ठुमकती कक्षा 7 की ओर चली जा रही हैं सोने के लिए। कैंप फायर की आग बुझने को है। तू बार बार किसको ढूंढ रही रे बेबी? तू तो कुछ सुना ही नहीं रही रे बेबी। अब जाके सो जाते भाई, अंधेर जाड़ा हो रहा। नहीं, अभी नहीं। तुम करीब बुलाती हो लड़कियों को और किसी से न कहने वाली खुसूखूस शैली में कहती हो, यहां एक भूत आता है बल। मैं उसको ही ढूंढ रही, जो रही मैं उसी की बाट। भूत? ओ इजा, कहती हैं लड़कियां। अभी समझ नहीं पा रही हैं कि तुम मजाक कर रही हो या सचमुच कोई डरावनी बात। भूत, तुम कहती हो। इस शब्द में रोमांच की समस्त संभावनाएं ढालते हुए वहां राख से ढके अंगारों के ढिग, तारों से झलझलाते स्वच्छ आकाश के तले जो अपनी पारलौकिकता में भयास्पद लग रहा है तुम्हें घेरी लड़कियों को। भूत बहुत ही सुंदर, लंबा, बोलता ज्यादा नहीं, लाटा जैसा है क्याप। वैसे बोलने लगता है तो ऐसा बोलता है बल जो किसी की समझ में नहीं आता। कत्यूर का राजकुमार था बल, छलिया है कहते हैं। कुंवारी लड़कियों को उसका छल लग जाता है, पगला जाती हैं। 3 लड़कियां उठकर भीतर चली जाती हैं। जाड़ा लग रहा है उनका कहना है। जो 5 बची हैं उनमें से एक का कहना है, ये क्या भूतों की बात शुरू कर दी, कुछ और सुना कहा। और दूसरी का, भूत वूत कुछ नहीं होता। शेष 3 बेबी से चिपकी हुई हैं। ऊपर आता है वो वहां जंगलातों वाला डाक बंगला क्या है, कहती है बेबी। और तभी वो सुनती है। साथ बैठी 5 लड़कियां सुनती हैं। भीतर बिस्तरों में अन्य जन सुनते हैं उस डाक बंगले से चौकीदार का शोर और फिर एक ऐसा अट्टहास जिसे विलाप भी समझ लिया जा सकता था। लड़कियां चीख मारती हैं, बेबी से लिपट जाती हैं। बेबी उन्हें झटक कर अलग करती है और नंगे पांव ही दौड़ जाती है। आ गया रे भूत, अभी ठीक करती हूं उसे, ये कहना है उसका। भूत? अरे ओ भूत, आ गया तू, बड़ी जल्दी आया रे। हांफती सी वो कहती जा रही है उस अंधेरी चढ़ाई पर। उसके नंगे पांवों तले जमीन ठंडी है, पत्ते गीले और पत्थर चुभनदार। वो जानती है कि इस निस्तब्धता में पहुंचेगा उसका स्वर उस तक। वो जानती है वो भी दौड़ा आएगा उसकी पुकार को पुकारता हुआ। जिलेम्बू मारगांठ, वो कह रहा है। वो आ रहा है, तुमसे तेज, लेकिन तुमने भी ठानी है कि उस मोड़ पर उससे पहले पहुंचोगी। भले ही तुम्हारे लिए चढ़ाई है, उसके लिए उतार। एक कदम पहले ही पहुंचती हो तुम, एक हाथ से साड़ी उठाए, दूसरा सामने बढ़ाए। वो पहुंचता है दोनों बाहें पसारे।
तुम उचारती हो हाँफते अक्षर LIFT। वो उठा लेता है तुम्हें, घुमा देता है तुम्हें, और गिरते हुए वहां उन पत्तों के बिछौने पर हंसते हो तुम दोनों। तेरा पतलून गीला कैसे हो रहा रे? वो पूछती है। मारे डर के मूत तो नहीं रहा रे भूत तू? तुझे तो हमेशा ऐसी ही वाहियात बातें सूझती हैं, वो शिकायत करता है। कल मद्रास से लौटने पर गुड़िया की चिट्ठी मिली। कितनी मुश्किल से तो पहुंचा हूं यहां, हवाई जहाज और टैक्सी से। गाड़ में गिर पड़ा एक बार। गाड़ यानी पहाड़ी नदी। मोजे भी गीले हो गए, पसीना पानी सब एक हो गया है। जब खोलूंगा तो भयंकर बदबू आएगी। खोलकर मुझे दे दे, हम उन्हें यहां टांग देंगे, फिर कोई नहीं आएगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। खोल दे जूता मोजा, सर्दी लग जाएगी नहीं तो। मैं भी तो नंगे पांव हूं। नायक उतारता है जूता मोजा। ये कैसे जूते हुए रे? नए जैसे दिख रहे। इनमें फीते नहीं हैं, मारगांठ नहीं पड़ती। मारगांठ अब अच्छी नहीं लगती तुझे क्या? फिर वैसा ही जूता ले, फीते वाला। लेगा ना? लूंगा। लोग मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, जल्दी से कर दे एक बार। नायक उठ बैठता है, घबराकर पूछता है, कौन लोग? मैं कोई यहां अकेली थोड़ी ही आ रही, देखो। जल्दी कर, वे आ जाएंगे। क्या करूं? ठंड में कांपते हुए वो पूछता है। जिलेम्बू, तुम कहती हो वहां पियराए पत्तों और पिरूलों पर लेटी हुई, पेड़ों की फुनगियों पर झुक आए, तारों से झकझक झलमल उस आकाश को देखते हुए। जिलेम्बू कर, जिलेम्बू कहा। वो झुक आया है तुम पर। स्पष्ट देख नहीं पा रही हो तुम उसे तारों की इस रोशनी में। जिलेम्बू, वो कहता है उसकी नाक की नोक चूमते हुए, होंठ और चिबुक चूमते हुए। वो अपनी हथेली देती है उसे, और फिर उसे नहीं, आकाश को देखते हुए कहती है, इस पर होता है जिलेम्बू, जैसे वहां हुआ था उस सुबह नैनीताल में, जब मैं गुसलखाने में थी। उसकी हथेली को चूमते हुए बार बार दोहराता है वो वही खोटी फ्रांसीसी, जिलेम्बू जिलेम्बू जिलेम्बू। जब छूते हैं उसके होंठ तुम्हारी अंगुलियों को, तो यहां इतनी ठंड में भी कोई तरल उष्णता क्यों कर प्रवाहित होती है तुम्हारे शरीर में? उस गरमाई से भी कांप रही हो तुम। लगा ले रही हो अंक से इस ठिठुरते मूरख को। अब जबकि उसका चेहरा तुम्हारे स्तनों में छिपा है और तुम देख रही हो उस आकाश को, क्यों तुम्हें लगता है डीडी ही नहीं, आकाश भी है। बेबी ही नहीं, धरा भी है। और सारी सृष्टि तारों की उस रोशनी में नहाई हुई है जो आकृतियों का आभास मात्र हमें देती हैं। शेष सब हमें मांगना होता है स्मृति से, कल्पना से, लालसा से। तुम्हें जो कुछ लग रहा है ठीक इन शब्दों में नहीं। सच तो ये है कि वो तुम्हें शब्दों में लग ही नहीं रहा है। शब्द मैं तुम पर थोप रहा हूं। कथावाचक की मजबूरी है। मेरे शब्द ही तुम्हारी व्याख्या करते हैं पाठकों से, और नितांत भ्रामक है ये व्यवस्था। क्यों नहीं मैं सिर्फ ये कह पाता कि दो युवा देह हैं, पत्तों का बिछावन है, तारों भरा आकाश है, और कुछ और है जो देखिए शायद कहीं हो आपकी कल्पना में, आपकी स्मृति में, आपकी लालसा में। मोड़ से उस तरफ तक पहुंच गई हैं आवाजें। नायक अलग होना चाहता है। नायिका वैसे ही पड़ी है उसे और आकाश को सीने से लगाए हुए। उनके नीचे आने तक नायक खींच खांच कर अपने को अलग करता है, उठकर खड़ा हो जाता है। वे अंधेरे में हैं और नायक नायिका उनके प्रकाश में। साबुली कैजा, उदय सिंह, स्कूल का चौकीदार, किसी का भी बेबी से ऐसा संबंध नहीं है कि डांट फटकार कर सके, जवाब तलब कर सके। बेबी तो उन आवाजों को सुन चुकने के बावजूद एक बार चाह रही थी कि डीडी का चेहरा अपने स्तनों से चिपकाए रखे, जबरन,
किंतु इस बदनामी के काम का एक परिणाम ये होता कि डीडी को ये लोग रात को स्कूल में ठहरने न देते। इसीलिए उसने उठ जाने दिया है डीडी को। स्वयं लेटी है बेखबर। साबुली कैजा चुप्पी तोड़ती हैं। तुम देवी दत्त हुए शायद, देबिया टैक्सी। यहां कैसे आ रहे इस वक्त? टैक्सी से, वो कहता है उत्तर की विडंबना समझे बगैर। रणमण तक उसमें आया, फिर पैदल चला। नहीं, आ किस वजह से रहे? पूजा करने। बहुत जल्दी आ रहे? 10 बजे रात को होगी तुम्हारी पूजा। और ये बेबी यहां लेट क्यों रही है? बेहोश हो गई मैं, बेबी कहती है। इसे भूत समझी, भूत। अंधेरे में दिख नहीं रहा था। मैंने इससे पूछा, कौन हो भाई? इसने कहा, भूत हूं, भूत। छल जाता है मेरा बल। बस मुझे आया गश। गश आया? साबुली कैजा बात दोहराकर पूछती हैं उस खास कुमाऊनी अंदाज में जिसका मतलब होता है, तुम कह रही इसलिए सुन ले रहे हैं, यूं बात मानने लायक तो है नहीं। तो अब तू यहीं पड़ी रहने वाली हुई रात भर ठंड में? बीमार पड़ गई तो? 2 हफ्ते भी नहीं रह गए तेरी शादी के। इससे कहो मुझे ले जाए उठाकर, मेरे मोच भी आ रही। इसी की वजह से हुआ ये सब, अब यही लाद कर ले जाए। तुम जाओ भाई चौकीदार के साथ, साबुली कैजा डीडी से कहती हैं। ये लड़की तो बौला रही है। चौकीदार, इन्हें ले जाओ भाई, अपने पास ही सुला लो। कोई कंबल हो तो दो इन्हें। बेबी, मैं दूंगी सहारा, मेरे साथ चल। लड़कियों चलो वापस, यहां कोई कौतिक नहीं हो रहा। कौतिक ही तो हो रहा है। कौतिक ही तो बेबी चाहती है। उसने उठा लिए हैं वे गीले गंधाते मोजे। कक्षा 7 में हाल की हलचल के कारण सो नहीं पाई लड़कियों में से एक पूछती है, बास जैसी क्या आ रही होगी बेबी? तू भी चिता रही? बेबी उसकी नाक पर मोजा रखकर हंसती है। इससे आ रही, भूत के मोजे से। भूत दे जा रहा मुझे सबको डराने के लिए। जिसकी नाक पर मोजा रखा गया है उसे उबकाई आने लगती है। छी हो, और ही गुएन। सब लड़कियां विरोध करती हैं। गुएन? बेबी उस मोजे को अपनी नाक के निकट ले जाती है। मुझे तो बिलायती सेंट जैसी आ रही इसमें से। ओ इज्जा, मुझे छल तो नहीं लग गया कह रही हूं। साबुली कैजा लिहाफ छोड़कर आती हैं, मोजा छीन लेती हैं, सख्त आदेश देती हैं कि सब लोग सो जाएं। मोजा बाहर फेंकने के लिए दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं देबिया टैक्सी को, जो कमरे की सीध में स्कूल के अहाते की सीमा पर खड़ा हुआ सिगरेट फूंक रहा है। वो कुंडा अच्छी तरह लगा देती हैं और अपना बिस्तर बेबी के बिस्तर के पास खींच लाती हैं। गुड़िया के उस पत्र में तो बेबी के विवाह की तिथि निश्चित हो जाने का कोई उल्लेख न था। इतना भर संकेत था कि घर वाले उसकी कहीं और शादी करना चाहते हैं। अभी स्वयं बेबी ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। इस तरह मिली जैसे इस बीच कुछ हुआ ही ना हो। अगर वो औरत ना कहती तो मुझे पता ही नहीं लगता कुछ। 2 हफ्ते बाद शादी है और मुझे यहां बुला लिया है। क्यों? ताकि मुझे निमोनिया हो जाए? ठीक है, अभी सर्दी सी ही हुई है, लेकिन अगर मैं इसी तरह खड़ा रहा ठंड में तो निमोनिया नहीं हो जाएगा? जाकर कहां सो जाऊं? बिस्तर तो मैं लाया नहीं। लाना चाहिए का क्या मतलब? प्रेम के लिए बिस्तर साथ लेकर आना होता है क्या? कौन सा कंबल? वो जो चौकीदार ने दिया? वो थुलमा है, उसके बाल चुभ रहे हैं। उसमें से ऐसी बदबू आ रही है कि मितली उठती है। पिस्सू अलग है उसमें। और भूखे पेट नींद कैसे आए? किसी ने चाय तक को नहीं पूछा। उस चौकीदार से कहा भी, बोला, इस समय कहां से आती है चाय? चाय पीकर नींद खराब होने वाली हुई। मजे से नींद निकालो बाबू साहेब। अभी इन लोगों ने दरवाजा खोला
तो कुछ आस बंधी। मैंने सोचा शायद खाने वाने को पूछे, बिस्तर बिस्तर दे, लेकिन नहीं। उस बुढ़िया ने मेरे मोजे फेंक दिए बाहर। इन्हें ओढ़ूं बिछाऊं? क्या कहा? खाऊं? देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। मजाक तो मुझसे वो बेबी ही काफी कर लेती है। आँख छीं, आँख छीं। अब लगातार छींक रहा है कथानायक। रस भंग कर रहा है कथा के इस प्रसंग का, जिसमें उसका यूं रात में बाहर खड़ा होना तभी उचित होता जब वो जिलेम्बू जिलेम्बू किए जाने की स्थिति में होता। ओ बाबा, भूत को छींक आ रही, कहती है बेबी। हंसती हैं लड़कियां। सोई नहीं वे भी। जानती हैं डीडी और बेबी के बारे में। जानती हैं कि ये कौतिक की रात है। फिर सुनाई देती है छींक। सत्तम जीवी, शतायु हो छींकने वाला, कहती है बेबी, और फिर पूछती है, कैजा ओ कैजा, भूत जब छींकता है सत्तम जीवी कहा जाता है कि नहीं? लड़कियां हंसती हैं। तेरे ख्वारन डाम कहा जाता है, साबुली कैजा कहती हैं उठंग होकर। सोते नहीं हो तुम क्या आज? कौतिक ही करते रहते हो। हम कहाँ कर रहे कौतिक, देखो भूत कर रहा। न खुद सो रहा न हमें सोने दे रहा, कहती है बेबी। हंसती हैं लड़कियां। फिर सुनाई देती है छींक, और इस बार बेबी सत्तम जीवी नहीं कहती, वो कहती है, तेरे ख्वारन डाम भूत। लड़कियां हंसी से लोटपोट हो जाती हैं। साबुली कैजा माथा पकड़ लेती हैं पहले, फिर लड़कियों की व्यंग्यात्मक नकल में उनसे भी अधिक गिरते पड़ते धौल मारते, उनसे भी ऊंचे स्वर में स्वयं हंसती हैं। यही उनकी फटकार की भूमिका है। हंस रही हैं सब, ही। मैं निमोनिया से मर जाऊंगा, ये तब भी हंसेंगी। मैं इनके लिए हूं ही हास्यास्पद। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाले इन लोगों पर बनाई गई मेरी डॉक्यूमेंट्री देखकर आंखें भर ला रहे हैं, और ये मेरी दुर्गति पर हंस रही हैं। घर का जोगी बना रखा है। नायक चीखता है, फिर हंसी सुनाई देती है। नायक चीखता है, शट अप यू फूल्स। सामने की पहाड़ी से प्रतिध्वनि आती है, फूल्स। फिर तारों भरे आकाश की ओर मुंह करके वो चीखता है, शट अप यू फूल्स। और इस बार जो प्रतिध्वनि वो सुनता है वो निश्चय ही उसकी कल्पना की उपज है। भाई तुम हल्ला क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलकर पूछती हैं साबुली कैजा। सो क्यों नहीं जाते? बिस्तर नहीं है। बिस्तर लाते फिर। यहां गणानाथ में किसके भरोसे आ रहे थे? जंगल ठहरा ये। नायक निरुत्तर है। नायिका कहती है, नाम क्यों नहीं लेता उस भूतनी का जिसने तुझे बुला रखा है? लड़कियां हंसती हैं। नायक चिढ़कर कहता है, तू मत बोल कुछ। साबुली कैजा कहती हैं, तुम्हें कंबल चौकीदार ने दे ही रखा होगा, उसे ओढ़कर सो रहो। पिस्सू है उसमें, काट रहे हैं। नायक का स्वर शिकायती है। काटेंगे नहीं तो जिलेम्बू करेंगे देखो, नायिका कहती है। अब भभक उठता है नायक कि उतनी दूर से बुलाया, इतना पैसा खर्च कराया, और यहां पहुंचने पर चाय तक को नहीं पूछा। भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। लड़कियां पहले हंसती हैं, फिर गंभीर होकर ध्यान से सुनती हैं। ये सब बाद में आस पड़ोस सबको सुनाना जो होगा। केवल नायिका हंसती रहती है। नायक का वृत्तांत पूरा होने पर वो उठती है, अपना होल्डॉल समेटकर उसे देती है, एक कागज में लिपटी हुई पूरियां और गुटके भी। कहती है, लाटा तू मांग नहीं सकता था? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। तू किस में सोएगी? मैं किसी भी लड़की के साथ सो रहूंगी। नहीं, मैं नहीं। क्या तू किसी लड़की के साथ सो रहेगा? लड़कियां हंसती हैं। साबुली कैजा बिस्तर और पूड़ियां बाहर करके कुंडी लगा देती हैं।
नायक बहुत देर तक दरवाजे पर रखी उन चीजों को देखता है, फिर उन्हें उठाकर चौकीदार वाले कमरे में चला जाता है। पूरियां खाते हुए अनंतर उसके बिस्तर में ही उसकी गंध से लिपटकर सोते हुए वो बुदबुदाता है, शट अप यू फूल्स। और अनुगूंज इस बार उसके अंतर से आती है। नायिका अपनी हमजोली की रजाई में घुस जाती है और कहती है उसके कान में, कल फिर होगा भूत का कौतिक, और फिर उसे बाहों में भरकर सो जाती है। सब सो जाते हैं, जागता है केवल तारों ही तारों में हंसता आकाश। अगला दिन। आज बेबी ने भी सोमवार का व्रत रखा है। चर्चा का विषय है, बेबी से तो कभी व्रत नहीं रखा जाता। लड़कियां चिढ़ा रही हैं, बेबी ने अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखा है। बेबी कोई उत्तर नहीं दे रही। बेबी गंभीर है। बेबी पूजा का सामान बहुत पूछ पूछ कर थाल में सजा रही है। बेबी आटे के दिए बना रही है। बना लड़कियों के अनुसार अपने जैसे ही रही है, यानी बहुत मामूली या खराब, माशाअल्लाह। जो हो, किसी की सहायता लेने को तैयार नहीं है वो। बेबी इन दियों को थाली में चिपका रही है, एक दूसरे से आटे की पट्टियों से जोड़ रही है, उनमें घी भर रही है, बाती लगा रही है। उसे बताया गया है कि आटे के दियों की ऐसी थाल सेली शादी में सजाई जाती हैं, यहां की पूजा के लिए नहीं, लेकिन उसकी जिद है, सजाएगी। आज बेबी पूजा करने वाली है। चर्चा का विषय है। कोरी चाय पीकर डीडी बहुत दुखी है। इन लोगों के साथ व्यर्थ ही उसे भी व्रत करना पड़ रहा है। हरारत भी है उसे, सारा बदन दुख रहा है। भाई मेरे लिए कुछ बना दो, कहा है एक दो बार उसने, लेकिन चौकीदार और उदय सिंह दोनों को बेबी का आदेश है, भूत को कुछ मत दो खाने को, वो भी व्रत रखेगा। यहां दूर दूर तक कोई चाय की दुकान तक नहीं कि किसी गई गुजरी कंपनी के बिस्किट ही जाकर खा ले। नहीं जानती बेबी की डीडी इस सब से अपमानित अनुभव कर रहा है। वो वहां खड़ा है मुंह फुलाए। बेबी यहां मुस्कुरा रही है चंदन घिसते घिसते। बहुत होली चंदन घिसाई, जाओ उसे मनाओ, अतिथि है तुम्हारा। तर्जनी पर लगा चंदन थाली की कोर पर पहुंचते हुए वो कहती है, भूत, ओ भूत, वहां मुंह फुलाए इकलकट्टू सा क्या खड़ा हो रहा है? उसने अब पीठ दे दी है तुम्हें। वो नीचे लोहमियों के गांव की तरफ देखने लगा है। जानती हो, अपने जीवन के पहले 10 वर्ष उसने ऐसे ही गांव में काटे हैं। जानती हो वो बहुत नाराज है तुम शहर वालों से। तुम खुद ही उठकर आ गई हो उसके पास। उस कद्दावर की दृष्टि से दृष्टि मिलाने के लिए तुम झुका रही हो गर्दन पीछे को, और जाड़े का सूरज किरणें गूंथ रहा है तुम्हारी वेणी में। भूतो, तुम कह रही हो ऐसे जैसे यही संसार का सबसे लाड़ भरा संबोधन हो। मुझे भूत मत कहो। जो पीछे लग जाए वो भूत नहीं हुआ। कौन लगा पीछे? वही जो बंबई से यहां आ रहा। किसी ने बुला रखा था उसे। किसी ने बुला ही रखा होगा। किसी ने ना, मैंने तो नहीं। मैं क्यों बुलाती? देखो, मैं तो वो ठहरी, क्या कहते हैं संस्कृत में, वाक वाक। वाक वाक कुछ नहीं होता। वाक वाक तो पहाड़ी लोग उल्टी करने को कहते हैं। नहीं होता। तू मेरे बाबू से ज्यादा संस्कृत जानता होगा जैसे। होता है वाक वाक कुछ। जिस लड़की की शादी ठहर गई। वागदत्ता। हाँ, मिस वागदत्ता ठहरी मैं। मिस वागदत्ता बुलाती है किसको? बुलाए भी तो आते हैं क्या मिलने? आएगा तो भूत ही कहा जाएगा भाई। मैं तेरा भाई नहीं हूं। वही तो तुम कहती हो, और उसका हाथ पकड़कर धीमे से, वही तो, तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरी बहनी नहीं,
फिर हम क्या होते होंगे एक दूसरे के? वो अब तुमसे दृष्टि मिलाता है और कुछ इस तरह मुस्कुराता है जैसे बड़ा भारी एहसान कर रहा हो। तुम देख रही हो कि सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम चाहती हो कि ये दृश्य इन दर्शकों के लिए स्मरणीय बने। तुम पूछती हो, तूने नहाया कि नहीं बामणभूत? वो कहता है, मुझे हरारत है, मैं नहीं नहाऊंगा सुबह सुबह। मंदिर बिन नहाए जाएगा? मैं मंदिर वंदिर नहीं जाऊंगा, आराम से सोऊंगा। मंदिर तो वो जरूर जाएगा जो बेबी का भाई नहीं है। उदय सिंह, भूत को बाल्टी में गर्म पानी दो। और सुन भूत, तेरे अंग पर जनेऊ है कि नहीं? नहीं है तो नहाकर बनियान मत पहनना, शॉल ओढ़कर धोती पहनकर आना मेरे पास। लड़कियों, तुम कोई भूत को शॉल और धोती तो दो। और सुन भूत, कंघी करके मत आना, मैं बनाऊंगी तेरे बाल। तू क्या बनाता है देवानंद जैसे? भूत बहुत गुस्सा है। तू कौन होती है हुक्म चलाने वाली? मैं? सुनो री लड़कियों, मुझसे पूछ रहा ये बात बात पर बिदकता घोड़ा, मैं इसकी कौन ठहरी? घोड़े, मैं तेरी जीन ठहरी, और ये तूने ही कहा ठहरा, मैंने नहीं। वो तुम्हें देख रहा है अपलक। जीन, तुम दोहराती हो। जीन सिमंस, वो कहता है, और इस तरह देखता है तुम्हें जैसे तुम बेबी नहीं, उसकी साकार कल्पना हो। जीन सिमंस, तुम कहती हो, ओ यस, आई सिंग इंग्लिश गाना। एक मुट्ठी में भरकर तुमने उठा लिया है साड़ी पेटीकोट को टखनों में। दिख रही है अब तुम्हारी पाजेब। तुम्हारी दूसरी हथेली पसरी है आकाश की ओर। तुमने गर्दन पीछे को झुका रखी है, होठों को अंडाकार बना रही हो, आंखें गोल गोल घुमा रही हो और गा रही हो इंग्लिश गाना जिसमें दो ही शब्द हैं, हाई और हुई। तुम ऐसे ही खड़ी रहो धूप में खिलखिलाती किशोरियों के मध्य, और डीडी गर्म पानी से क्या, बर्फ के पानी से नहा आएगा जीन सिमंस। वो आया है नहाकर, जनाना शॉल ओढ़कर, जनाना धोती मर्दानी ढंग से पहनकर, आदेशानुसार। तुम अपने ब्लाउज में खुसा हुआ रुमाल निकालती हो, खोलती हो उसे। ये वो जनेऊ हो जो तुमने चुराया है पूजा कक्ष में रखी अपने पिता की पिटारी से। पहन, तुम कहती हो। मुंह क्या देख रहा, पहन मंत्र पढ़कर। वो जनेऊ के धागों को फैलाता है ठीक से दोनों पंजों पर, फिर यज्ञोपवीत परमम पवित्रम उचार कर धारण करता है उसे। 2 आखर संध्या भी कर, तुम आदेश देती हो। सुनकर वो मुस्कुराता है और दाएं पंजे और अंगूठे पर उन धागों को लपेटकर गायत्री जपता है, अपनी उंगलियों के पोरों पर गिनती करते हुए। तुम अब उसकी भौहों के बीचों बीच चंदन का टीका लगा देती हो। तुम समझती थी कि वो चमत्कृत होगा इस सारे व्यापार से, किंतु तुम जानती नहीं पितृसत्तात्मक है ये समस्त व्यवस्था, और तुम्हारे जनेऊ देने का कोई अर्थ नहीं होता। वो इसे भी तुम्हारा एक तमाशा समझ रहा है। और कुछ कि अब कपड़े पहन लूं? पहन ले, और बाल ऐसे बनाना, देख, तुम कहती हो, और उसके सारे केश बगैर मांग निकाले पीछे की ओर डाल देती हो कंघी से। वो कलगी जैसी मत निकालना मुर्गे। साबुली कैजा कहती हैं कि कौतिक पूरा हो गया हो तो अब चले मंदिर, किंतु कौतिक पूरा कहाँ हुआ है। मंदिर तक सारे रास्ते साबुली कैजा उन पर सख्त नजर रखती हैं। वे आगे पीछे हो जाने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। हर बार साबुली कैजा साथ आ जाती हैं उनके। कई कई टुकड़ों में होती है नायक को बेचैन कर जाने वाली एक बातचीत, कभी पीछे रहकर, कभी आगे लपक कर की गई बातचीत। तेरी शादी तय हो गई, बताया नहीं? बताने ही तो बुलाया। किससे हो रही है तेरी शादी?
यही तो निश्चय नहीं हो रहा अभी। वो क्या मतलब था तेरा, निश्चय नहीं हुआ? मुझे ही बताना हुआ, मुझे ही समझाना हुआ। लड़के का कुछ नाम धाम तो होगा। एक का नाम नीलांबर है, डॉक्टर है, तिलकपुर का है। एक का नाम मतलब? एक का नाम मतलब एक का नाम। एक का नाम मतलब एक का नाम। तेरी कई कई शादियां हो रही हैं क्या? दीख तो ऐसा ही रहा। कैसा है वो डॉक्टर? बहुत अच्छा। तूने देख रखा है? आंख खोल कर देख रखा। कब? कब देखा? जब जब आंख खोली। आंख खोलकर ही देखना हुआ। आंख बंद करके? आंख बंद करना गंदी बात, लड़कियां नहीं करती। वो आंख मारना होता है। आता है क्या? आंख मारना ऐसे? आंख मारना आता है कहा। मजाक मत कर, सीरियसली। वो कैसा है डॉक्टर नीलांबर? सीरियसली में तो बहुत अच्छा ठहरा वो। ठोक बजाकर देखा ठहरा मेरे घर वालों का। रेडीमेड हुआ वो किसी के लायक। एक तो उससे हो रही है शादी, और सभी अभी थोड़े बता देना हुआ। मंदिर का मुख्य द्वार आ गया है और वार्तालाप में तीसरे स्वर ने प्रवेश किया है। साबुली कैजा पूछ रही हैं, क्या बक रहे हो अंट शंट? एक तो उससे शादी हो रही, क्या हुआ ये पगलेट? वो ऐसा हुआ, एक तो मेरी शादी उससे हो रही, दूसरे भूत लग रहा ठहरा मेरे पीछे, बताती है बेबी। एक और मंदिर, कहता है डीडी अपने से, जिसका बचपन दो प्रसिद्ध मंदिरों के नगर गंगोली हाट में बीता है। एक ऊब सी है उसके मन में अब इन मंदिरों के प्रति। घृणा भी उसने पैदा करनी चाहिए है, पूरी तरह पैदा नहीं हो सकी है। उसकी स्मृति, उसके संस्कार का एक बहुत बड़ा अंश है मंदिर। मंदिर उसके लिए एक स्मारक है बेचारों की बेचारगी का। यहां उसके लिए शिव नहीं, शिवो यानी शिव रे शिव प्रतिष्ठित हैं।